हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक का जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 20 अगस्त का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है? ठीक है। देखिए, शंकु में जो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या यानी आर जो है ऊंचाई का आधा है, तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा? 2 गुना आर, 2 आर हो जाएगा। और शंकु का आयतन गोलार्ध का आयतन बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर² एच होता है। ठीक है, तो आर को आर ही माने हैं यहाँ पर, तो आर² रहने देंगे, लेकिन एच को आर से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर एच बराबर क्या है? 2 आर, तो एच की जगह पर 2 आर लिखेंगे। उसके बाद गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई आर³। तो गोलार्ध के रेडियस को कैपिटल आर में लिखते हैं। तो यहाँ से पाई पाई तो कटना ही है, नीचे वाला 3 भी काट देते हैं, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा। यहाँ देखिए r² गुना आर, ये हो जाएगा r³ और उस तरफ है r³ कैपिटल का, कैपिटल R³ यहाँ हो जाएगा, तो बचेगा 1 और 1 का अनुपात। तो यहाँ से r और कैपिटल R का जो अनुपात आएगा, क्या आएगा? देखिए यहाँ पर घनमूल क्यूब लगा हुआ है, अगर हटाएंगे तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1:1 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 24 है, मान लेते हैं 24 हमारा एलसीएम है। ठीक है। अब 18 का 6 इसमें ऑलरेडी है, तो बचा क्या? 18 में से 6 है तो बचा 3, तो 3 से इसमें गुना करेंगे। 15 का देखिए 5 × 3 लिख सकते हैं, 3 इसमें है तो बचा 5, 5 से इसको गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 24×5 120, 120 × 3 360। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दो व्यक्ति जा रहे हैं। मिनी वैन क्रमशः 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में दोनों को पार कर लेती है, तो मिनी वैन की लंबाई क्या है? ठीक है। देखिए, ये जो लंबाई है मिनी वैन का, ये जितना समय में अपने गति से जो दूरी तय करेगा वही उसका लंबाई होगा। तो ये पहले निकाल लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये वैन का जो स्पीड है वो क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो गाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में ये आदमी जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अपेक्षित चाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, गाड़ी का अगर स्पीड x है, उसी दिशा में आदमी भी जा रहा है, किस स्पीड से? 4.8 किलोग्राम 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें ये माइनस करना होगा, तब जाके सापेक्षिक चाल यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे 5/18 दोनों साइड कट जाना है, तो यहाँ पर समझने के लिए लिख दिए हैं। उसके बाद इसको पहला आदमी जो है उसका गति लिख दिए, और पहला आदमी को पार करने में इसको 4.5 सेकंड का टाइम लगता है, तो 4.5 से यहाँ पर गुना भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से दूसरा आदमी का भी लिखेंगे। दूसरा आदमी का क्या हो जाएगा? x माइनस, दूसरा का स्पीड है 6 किलोमीटर, तो 6 माइनस करेंगे, फिर इसको 5/18 से गुना करके चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। उसके बाद इसको टाइम लग रहा है पार करने में 9 सेकंड का, तो 9 से गुना करेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट जब करेंगे तो यही होगा हमारा गाड़ी का लंबाई। ठीक है, तो देखिए पहले इसको कटाते हैं, 5/18 दोनों तरफ से काट देते हैं, 4.5 से 9 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? x माइनस 4.8, यहाँ पर क्या हो गया? 2 × x, 2x हुआ, इधर x है तो 2x और 1x अंतर 1x होगा। उसके बाद देखिए 2 × 6 12, और यहाँ 4.8 है, 12 और 4.8 का अंतर कितना आ जाएगा? 7.2। तो x का वैल्यू यहाँ से 7.2 आ गया है। अब गाड़ी का लंबाई निकालना है, तो किसी एक में वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट पॉइंट लगा हुआ, तो हम लोग इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर 7.2 माइनस 6 करेंगे, इसको 5/18 से गुना भी करना है, फिर इसको टाइम लग रहा था 9 सेकंड का, तो 9 से भी गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा।
देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.2। ठीक है, तो ये हो रहा है 12×5 = 60 यानी कि 6/2, जो कि कटा के 3 मीटर आएगा। तो गाड़ी का लंबाई 3 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या को 3:2 अनुपात में विभाजित किया गया, 3:2 में, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। क्या अनुपात बदल के 7:5 हो गया? क्यों हो गया? दोनों में 8 8 जोड़ दिए हैं। तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेते हैं। तो यहाँ 5×3 = 15, 7×2 = 14, अंतर आ रहा है 1 का। नीचे वाला को भी उसी तरह से 8×5 = 40, 7×8 = 56, अंतर आ रहा है 16 का। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 16 होगा। क्या पूछ रहा है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ देखिए 3 है, 2 है, 2 बड़ी तो 3 है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का 16 तो 3 का 48। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। व्यंजक x² + ax + b को यदि x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेष 22 होता है। व्यंजक x² + bx + 1 जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 प्राप्त होता है। a + b का मान क्या है? देखिए इंग्लिश में दोनों को x - 3 से ही विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में जो है वही सही माना जाएगा। तो ये देखिए x - 3 से विभाजित करना है, तो x - 3 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। अब ये 3 को पहला जो द्विघात समीकरण है हमारे पास उसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए x² है यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ax है, एक x का वैल्यू तो 3 आएगा, 3 × a 3a हो जाएगा। उसके बाद प्लस b है, बराबर जो शेषफल आया था है वही देंगे। शेषफल कितना है? 22, तो 22 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 3a + b का वैल्यू कितना आएगा? 9 उधर माइनस होगा तो बचेगा 13। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण ये वाला है। इसको जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो 24 शेष प्राप्त होता है। तो x - 3 से विभाजित करना है तो x का वैल्यू भी 3 ही रहेगा। तो 3 इस समीकरण में बैठाते हैं, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद b × x है यानी कि 3 × b, 3b होगा यहाँ पर। और लास्ट में a है तो a को ऐसे ही रहने देंगे, बराबर जो शेष आ रहा है 24 वो देंगे। तो यहाँ से a को आगे कर लेते हैं, +3b बराबर 24 में 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 15। ठीक है, अब देखिए a + b का वैल्यू पूछ रहा है तो इन दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। कितना आ रहा है? 3a यहाँ पर है, 1a यहाँ पर है, टोटल हो जाएगा 4a। फिर b, एक b यहाँ है, 3b यहाँ है, तो टोटल हो गया 4b। और इस तरफ 13 है यहाँ पर, 15 है यहाँ पर, तो 15 3 18 10 28 हो गया। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 1 + b का वैल्यू कितना आएगा? 7। ठीक है, ये 4 4 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से 7 बार में कटे। a + b कितना आ गया? 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, देखिए आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि सिंगल डिजिट का जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी जो है वो क्या है? 3 है, 7 है। ठीक है, और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ठीक है, और 3 अंक की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है 997 है। 4 अंक तक याद रखिए। 4 अंक का जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 1009 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है 9973 है। तो इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है, उस समय आपको चेक करने में बहुत सारा कठिनाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर 16 था, जबकि कक्षा के सभी 30 छात्रों का कुल औसत 18.1 था। लड़कियों का औसत स्कोर क्या था? देखिए टोटल 12 लड़कियां, ठीक है, बी को, बॉयज़ को 12, तो टोटल विद्यार्थी 30 है। जब 12 लड़के हैं तो बचा कितना लड़कियां? 18। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, 6 दूना 12, 6 18। लड़के का औसत स्कोर 16 है। ठीक है, लड़के के सामने 16 दे दिए। और ओवरऑल जो है पूरी क्लास का वो कितना है? 18.1 है, यहाँ पर 18.1। तो लड़की का औसत स्कोर पूछ रहा है, तो देखिए लड़की का औसत स्कोर 16 है, यहाँ पर लड़का का तो 16 तो आएगा ही। अब यहाँ पर डेविएशन निकाल के इसमें देंगे, उसके बाद पता चलेगा कि लड़की का औसत लड़का से कम है या ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर 16 से 18.1 कितना ज़्यादा है? 2.1 ज़्यादा है।
लेकिन इसका क्वांटिटी कितना है, ओवरऑल क्वांटिटी कितना है, 2 + 3 5, ठीक है। ओवरऑल स्कोर को जब कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल से गुना करना भी होगा, तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे। अब इस डेविएशन को क्या करना है, इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, अब ये लड़कियों के बीच बांट देंगे। लड़की का क्वांटिटी कितना है, 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7, और 7 × 5 35, यानी 3.5 का यहाँ पर वृद्धि होगा। तो 16 तो है ही, 3.5 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं इस तरह से। मान लेते हैं ये लड़के हैं, लड़कियां हैं, और लड़के का जो औसत स्कोर है कितना है, 16 है, और ओवरऑल जो है 18.1 है। लड़कियों का निकालना है। उसके बाद यहाँ जो रेशियो आ रहा है दोनों का कितना आ रहा है, 2:3 का आ रहा है, 2:3 का आ रहा है। देखिए इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना आ रहा है, 21, 2.1 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ अनुपात कितना है, 2:3 का, 3 यूनिट का वैल्यू 2.1, 0.7 गुना है, ठीक है। इधर भी 0.7 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, यानी कि 1.4। अब देखिए जब ये वैल्यू ओवरऑल से छोटा है तो ये वैल्यू ओवरऑल से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 16 छोटा है तो ये बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, 1.4, यानी कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 19.5, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य संख्या श्रृंखला है, ठीक है। देखिए 3 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो यहाँ से शुरू नहीं होगा, ऑप्शन खत्म। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, एक तो नहीं होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या है, और 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो ये सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है और आगे भी ये सीरीज नहीं बन रही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है। शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा। सिंपल सा है कि घन का आयतन में से ये शंकु का आयतन घटा देंगे तो शेष ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं, क्या होता है, a³ तो a हमारा है 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, 343। अब देखिए इसमें से जो शंकु का आयतन होगा क्या होगा, 1/3, पाई का मान कितना होगा, 22/7, r² h होता है। तो r इसका कितना, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, 3 × 3 लिख सकते हैं इसको। और इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 से भी गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 7 तो कटेगा, 3 3 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22×3 = 66। टोटल ठोस का आयतन था 343, उसमें 66 का हम निकाल लिए, तो बचा कितना, इसमें माइनस करेंगे, 13 में से 6 घटा 7, उधर 13 में से 6 घटा 7, फिर यहाँ पर 2, यानी कि 277 घन सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। संख्याओं 3 1 1 इतना का माध्यिका क्या है। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 1 है छोटी संख्या, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, और उसके बाद 7 आएगा, ठीक है? देखिए यहाँ n जो है वो हमारा सम संख्या, ठीक है। जब ये प्रेक्षणों का संख्या सम रहे तो हम लोग बीच वाला 2 टर्म का एवरेज माध्यिका निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम है तो क्या हो जाएगा, 2 3 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर मान लीजिए यहाँ विषम रहता तो क्या करते, इस तरह से ऑर्डर में लगा के बीच वाला संख्या आंसर लगाते, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 10 आदमियों का एक समूह किसी दीवार को 12 दिन में बना सकता है। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है, इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिनों में बनाएंगे। देखिए 10 आदमी 12 दिन में बना रहा है, तो टोटल काम यहाँ पर कितना होगा, 10 × 12, ये टोटल काम हुआ। लेकिन अब जो करना है वो 3/5 हिस्सा ही करना है, तो इसका 3/5 हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसको कर रहा है 6 आदमी, तो इसको 6 से तो डिवाइड करेंगे, लेकिन अब जो आदमी करेगा वो पहले वाला आदमी से आधा सक्षम है, तो इसको 1/2 से नीचे गुना भी कर देंगे, ठीक है। यानी अभी बाद वाला 6 आदमी पहले वाला 3 आदमी के बराबर है,
तो ये कटा देते हैं इसको, तीन दो, दो तिया छः, ठीक है, तीन तीन कट जाएगा, 5 से ये 10 दो बार में कट जाएगा, 2 × 12 24 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। 4096 का वर्गमूल क्या है? सिंपल सा, ये 64 का वर्ग है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है? ये फादर है और सन है। वर्तमान आयु का योग 60 है और 6 वर्ष पहले का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है 5 गुनी का। तो हम लोग 6 वर्ष पहले का मान लेते हैं कि पुत्र का आयु x वर्ष था, तो पिता का आयु कितना होगा? 5 गुना है तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब 6 वर्ष पहले ये था, अब वर्तमान में आ जाते हैं, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? दोनों में 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वर्तमान में जो योग है इसका टोटल वो कितना है? 60 वर्ष। तो पहले इसको जोड़ के लिखते हैं, 5 एक 6x हो रहा है इधर, और 6 6 12 हो रहा है, बराबर कर देंगे 60 वर्ष का वर्तमान का जो कंडीशन है वो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x का वैल्यू? ये 12 जाके माइनस होगा 48, और नीचे आ जाएगा ये 6, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 8। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 8, यानी कि 6 वर्ष पहले जो पुत्र का आयु था कितना था? 8 वर्ष था। अब 6 वर्ष पहले वर्तमान में आते हैं, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 8 14 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? 6 वर्ष बाद, यानी अब वर्तमान से फिर 6 वर्ष आगे जाना है, तो फिर इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 8 6 कितना हो जाए, 14 6 कितना हो जाएगा? 20 साल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। साथी ने एक बैंक में 825 जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी? देखिए, मूलधन है हमारा 825, इसको ब्याज कितना मिल रहा है? 8% की दर से 5 साल में, तो 8 पंचे 40%। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, यानी तो 40% यहाँ लिख के गुना कर सकते हैं, 2/5 लिखेंगे, 5 इसको कटाएंगे, 165 बार में कट जाएगा, ठीक है। 165 गुना 2 330 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है? मान लेते हैं वो x है जिसको 1/2 से घटाना है, कितना प्राप्त होगा? 2/3। कि 2x को इस तरफ भेज देते हैं और 2/3 को इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 2/3 बराबर x। तो यहाँ एलसीएम 6 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 आएगा, बराबर x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 में से 4 माइनस होगा तो -1/6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। यदि समीकरण x² प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के दो असमान और वास्तविक मूल हो तो के का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कंडीशन कि दो असमान और वास्तविक मूल है। जब ये कंडीशन रहता है तो क्या होता है? डी हमारा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। b का वैल्यू क्या होगा? यहाँ x का गुणा के का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a का मान तो एक ही होगा क्योंकि x² का गुणांक 1 है। c का मान क्या होगा? k होगा, ग्रेटर देन 0। देखिए इस समीकरण को इस तरह से आप लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। इसको इससे कंपेयर करिए तो a b c का वैल्यू पता चल जाएगा, अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ये कितना आएगा? k माइनस 4, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक बार k को इसके बराबर करेंगे और एक बार क्या होगा? k माइनस 4, और ये k को जब उस तरफ भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए k ग्रेटर देन 4, यानी कि k 4 से बड़ी है, ठीक है, और k 0 से बड़ी है। तो इस को देख करके हम लोग को आंसर लगाना है। यहाँ पर k 0 से छोटा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? 0 से बड़ा है k और 4 से छोटा नहीं, k यहाँ पर 4 से बड़ा है, तो ये नहीं होगा। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन देखना होगा हम लोग को।
के जो है 4 से बड़ा है, यहाँ पर है। के यहाँ लेस देन 0 है, जबकि के यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, कुछ गलती होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। करा मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। ठीक है, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था। उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या है? देखिए, के पिताजी का उम्र क्या था जिस समय मोनिका का जन्म हुआ था? 38 वर्ष। ठीक है, अब क्या हुआ है, कह रहा है कि उसकी माता की उम्र 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ। तो जब उसका भाई का जन्म हुआ होगा तो उस समय इसके पिता का एज कितना होगा? 4 वर्ष और बढ़ गया होगा। तो ये कितना हो गया होगा? 38 4 42 साल का हो गया होगा। ठीक है, लेकिन उसके मदर की जो एज है उस समय 36 वर्ष थी। तो यही पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 36 और 42 का अंतर कितना है? 6 साल का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए, ये मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है। पहले ययाति इसको 13% हानि पर बेच रहे। ठीक है, अब वो को 22% लाभ पर बेच रही है। तो गैप परसेंटेज में यहाँ कितना है? 22 और 13, 35% का गैप है। लेकिन रुपया में गैप कितना है? ये 49 रुपया अधिक में बेच रही। 35% का वैल्यू 49 होगा। तो यहाँ से 30% का लाभ प्राप्त करना है तो 130% में इसको बेचना होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 7×5 = 35, 7×7 = 49, 5 से इसको 26 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, तो 26 × 7 करना, 6×7 = 42 और 7×2 = 14, 4 = 18, 182 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। एन के कितने धनात्मक पूर्णांक के लिए इसका यह जो है एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, पूछना चाह रहा है कि एन का मान कितना है जिसमें इसमें रखने पर वो अभाज्य संख्या बनेगा। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ये यूनिक सवाल है, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। तो पहले हम लोग एन का वैल्यू 1 रखते हैं। इस समीकरण में क्या आएगा? यहाँ से एन क्यूब करना है, यानी कि ए का क्यूब 1 होगा, माइनस फिर यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस 20n 20 हो जाएगा ये, माइनस 13। ये 20 एक 21 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ 13 8 21 हो रहा है, माइनस में 21 प्लस में 21, तो ये वैल्यू 0 आ रहा है। तो एन का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता। अब एन का वैल्यू 2 रखते हैं। तो 2 इसमें रखेंगे तो 2 का क्यूब करना होगा, 8 होगा, माइनस यहाँ पर कितना होगा? 2 दूना 4 8 है 32, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 20n, यानी कि 20 दूना 40, और लास्ट में 13 है। तो यहाँ देखिए प्लस में कितना हो रहा है? 48, और माइनस में कितना हो रहा है? 45। ठीक है, और अंतर आ रहा है कितना का? 3 का, जो कि एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो 2 रखे हैं ये तो काउंट होगा। अब तीसरा वैल्यू रखते हैं 3। तो देखिए 3 का क्यूब यानी कि 27, उसके बाद 8 गुना 3 तिया 9 करना, 9 8 72, प्लस में 20n, यानी कि n का वैल्यू 3 है तो 20 तिया 60 होगा ये। उसके बाद माइनस 13 है लास्ट में। देखिए प्लस वाला कितना हो रहा है? 60 20 80 7 87, और माइनस वाला कितना हो रहा है? 72 3 75 10 85। ये आ रहा है 2। 2 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या। तो n का वैल्यू 3 भी काउंट होगा। अब n का वैल्यू 4 रखते हैं। 4 रखने पर क्या होगा? 4 का क्यूब करेंगे, 64 होगा, माइनस है 4 चौके 16 गुना 8 128, उसके बाद 20n, यानी n का वैल्यू 4 है तो 20 चौके 80 हो जाएगा ये, और माइनस 13। ये प्लस वाला है 80 64, यानी कि 144 होगा ये, और माइनस वाला कितना हो रहा है? 28 3 31 10 41, 141। ये क्या दे रहा है? 3। 3 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी काउंट होगा। अब रखते हैं n का वैल्यू 5। जब 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125 होगा, उसके बाद माइनस है 5 गुना 5 25 अट्ठे 200 हो जाएगा ये, उसके बाद प्लस 20n करना है। तो n का वैल्यू 5 है तो 20 पंचा 100 हो जाएगा ये, उसके बाद माइनस 13 है, 13 दे देंगे। तो यहाँ प्लस वाला कितना हो जाएगा? 225, और माइनस वाला 213। ठीक है, 213। अंतर कितना का रहा है? 12 का। 12 एक अभाज्य संख्या नहीं है,
तो n का वैल्यू 5 और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा सब ये भाज्य संख्या ही देगा, अभाज्य संख्या नहीं देगा। तो टोटल n का वैल्यू कितना काउंट होगा? 3 ठो, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की कुल संख्या 50,000 है, तो पीली एवं लाल बाइक्स की बिक्री की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम थी? ये पीली और लाल देखना है। यहाँ देखिए येलो 10% है और रेड 20% है, दोनों मिला के हो रहा है 30%। उसके बाद सफ़ेद को देखना है, यहाँ वाइट है 25%। तो दोनों का अंतर कितना है? 5%। यही आंसर हो जाएगा 50,000 का 5%। 50,000 गुना 5/100 करके निकाल देंगे इसको, 2500 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कोडमा से इसको सॉल्व करना है। ये प्लस वाला है 90 और 70, तो 90 और 70 जोड़ के कितना होगा? 160। इसमें 80 माइनस करना है, इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80। अब 270 में 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 190। अब 510 में 190 माइनस करना है तो ये कितना आएगा? 320। अब फिर से 2550 में 320 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2230। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा और 180 में बेचा, प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए यहाँ 20 से कटा दीजिए, 20 अट्ठा 160, 20 नमा 180, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। तो यहाँ पर लाभ है 1 का और क्रय मूल्य है इसका 8, यानी 1/8 प्रॉफिट है, जिसका वैल्यू क्या होता है? 12.5। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।